यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो। ऑप्शन डी। क्या बोला गया है? 6 persons आर सिटिंग इन अ रो ए बी सी डी ई एंड एफ। सी इज नॉट सिटिंग बिसाइड डी, मतलब सी और डी साथ में नहीं बैठे हैं। सी एंड डी, सी इज नॉट सिटिंग बिसाइड डी, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट। अब डी के बारे में बोला गया है, डी हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट। ठीक है, ये मैं राइट मान लेता हूं और ये लेफ्ट मान लेता हूं। तो एक्सट्रीम राइट मतलब सबसे कोने में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। अब क्या बोला गया है? ई इज बिटवीन ए एंड सी। जो ई है वो किसके बीच में है? ए और सी के बीच में। अब ए इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, सी भी, दोनों में से किसी भी एक साइड हो सकता है। जो ई है वो ए और सी के बीच में है। ए इज नॉट सिटिंग बिसाइड एफ एंड डी। जो ए है वो ना ही एफ के साथ में बैठा हुआ है और ना ही डी के साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि ए जो है यहां पर तो नहीं आएगा, है ना? ए यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, और क्या बोला गया है? बी इज बिटवीन एफ एंड डी। बी जो है वो किसके बीच में है? एफ और डी के बीच में है। ठीक है, अब हमें बताना है इमीडिएट राइट ऑफ ए कौन है। तो अब पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अब अगर ए इधर नहीं आ सकता, और क्या बोला गया है? ए एफ के साथ में भी नहीं आ सकता है। ए डी, देखो ए जो है वो डी के साथ में भी नहीं आ सकता है, एफ के साथ में भी नहीं आ सकता है, दोनों के साथ में नहीं आएगा। हम्म, बी और एफ डी के बगल में। तो यहां पर क्योंकि डी आ गया है तो ऑब्वियसली यहां पर कौन आएगा? बी आएगा, और यहां पर कौन आएगा? एफ आएगा। और इसका मतलब यहां पर अब ए नहीं आ सकता क्योंकि ए और एफ साथ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पर तो ए आ नहीं सकता, और हमें यह पता है कि ए, ई और सी साथ में आएंगे। तो सी यहां पर बैठा के देख लेते हैं। सी अगर यहां पर बैठा ले तो ए, अच्छा ई आएगा। हाँ हाँ, तो यहां पर अगर सी बिठा लें तो यहां पर ई आ जाएगा और यहां पर ए आ जाएगा। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ठीक है, अब देख लो कोई सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सी और डी साथ में नहीं होना चाहिए, ए और एफ साथ में नहीं होना चाहिए, ए और डी साथ में नहीं होना चाहिए, बी एफ और डी एक साथ होने चाहिए, ए ई और सी एक साथ होना चाहिए। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ए? तो ए के इमीडिएट राइट में कौन है?
ई। ठीक है, ए के इमीडिएट राइट में कौन है? ई। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? एक बार फिर से बता देता हूं। 6 persons सिटिंग इन अ रो ए बी सी डी ई एंड एफ, सी इज नॉट बिसाइड डी, मतलब सी और डी साथ में नहीं बैठे हैं, ये हमने अलग से लिख लिया। फिर बोला गया है डी के बारे में, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, डी जो है वो एक्सट्रीम राइट पे है, तो इस तरफ मैंने राइट माना, इस तरफ मैंने लेफ्ट माना, तो डी की पोजीशन यहां पर फिक्स हो गई। उसके बाद क्या बोला गया है? ई इज बिटवीन ए एंड सी, तो ई जो है वो ए और सी के बीच में है। और क्या बोला गया है? ई इज बिटवीन ए एंड सी, ए इज नॉट सिटिंग बिसाइड एफ, और ए जो है वो एफ के साथ में नहीं बैठा है और ना ही डी के साथ में बैठा है। ए इज नॉट सिटिंग बिसाइड ए एंड एफ एंड डी। उसके बाद बोला गया है बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो बी जो है वो किसके बीच में है? एफ और डी के बीच में है। अब जैसे ही ये हमने देखा कि बी जो है वो किसके बीच में है? एफ और डी के बीच में है, और डी हमने यहां पर बिठाया है, इसका मतलब कि यहां पर बी आएगा, यहां पर एफ आएगा, तभी तो एफ बी और डी क्या आएंगे? साथ में आ जाएंगे। अब अगर हमारे पास यहां पर एफ आ चुका है, इसका मतलब यहां पर ए नहीं आ सकता, और हमें ए ई और सी को साथ में बिठाना है, क्योंकि ए ई सी इसी ऑर्डर में आएगा। अब अगर यहां पर ए नहीं आ सकता तो फिर यहां पर क्या आएगा? सी ही आ सकता है, क्योंकि हमें ई को तो कहां बिठाना है? बीच में बिठाना है। ठीक है, तो फिर ए यहां आ जाएगा, और ए के इमीडिएट राइट मतलब तुरंत राइट साइड में कौन बैठा है? ई बैठा है। क्लियर है सबको? हाँ, बगल में कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप से अगला करो। क्या आ रहा है? डी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या बोला गया है। 5 persons ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, है ना? ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, इसका मतलब कि इस तरफ क्या होगा? राइट होगा, और इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है? फेसिंग नॉर्थ सच दैट डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, जो डी है वो जो डी है वो कहां पर है? सी के लेफ्ट में है, तो यहां पर अलग से अभी लिख लेते हैं। डी जो है वो लेफ्ट में है, किसके? सी, सी के लेफ्ट में डी है। एंड बी इज ऑन द राइट ऑफ ई, और जो बी है वो कहां पर है? ई के राइट में, ई के राइट में कौन है? बी है। जो जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है पहले हम अलग अलग लिख लेंगे, फिर बाद में उनको क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? कहां तक हमने पढ़ लिया? यहां तक पढ़ लिया। ठीक है, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ए जो है वो कहां पर है? सी के राइट में है, तो यहां पर तो हमने बनाया ही हुआ है, तो ए के सी के राइट में कौन बना दिया हमने? ए को बना दिया। ठीक है, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, लिखने के मतलब बनाने के बाद में एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो उसी समय कि सही बनाया है कि नहीं। बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है वो डी के लेफ्ट में है। अब जैसे ही ये हमें दिखा कि बी जो है वो डी के लेफ्ट में आएगा, मतलब ये सब लाइनें क्या हो गई? एक तरीके से जुड़ गई,
है ना, क्योंकि बी डी के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया है, इफ ई ऑक्यूपाइज अ कॉर्नर पोजीशन, ई कॉर्नर पे दिख भी रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ई, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। और हमें क्या पूछा गया है, देन हु इज सिटिंग इन द सेंटर, तो सेंटर में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑप्शन ए, देर आर 5 हाउसेस पी क्यू आर एस टी। ठीक है, P इज ऑन द राइट ऑफ Q, जो P है वो क्या है, Q के राइट में है। तो अभी हमने नॉर्थ फेसिंग बना लिया, मतलब कि इस तरफ में मान के चल रहा हूं कि राइट है, और इस तरफ क्या है, लेफ्ट है। तो Q जो है, P इज राइट ऑफ Q, Q एंड T दोनों के लिए बोला ना, अच्छा नहीं वो अलग स्टेटमेंट है। T इज लेफ्ट ऑफ R, और T जो है वो कहां पर है, R के लेफ्ट में। ठीक है, तो P जो है वो Q के राइट में हो गया, और T जो है वो R के लेफ्ट में हो गया। और क्या बोला गया है, इसी के लिए बोला है, T इज द राइट ऑफ R एंड लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P, T के बारे में ही बोला गया है। ठीक है, तो T के बारे में ही बोला गया है कि T जो है वो कहां पर है, लेफ्ट है R के। ठीक है, R के लेफ्ट में आ गया, R के लेफ्ट में आ गया एंड राइट ऑफ P। ठीक है ना, अब दोनों सेंटेंस जुड़ गए। उसके बाद क्या बोला गया है, Q इज द राइट ऑफ S, जो Q है वो S के राइट में है, मतलब S किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। विच हाउस इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन सा है, P वाला है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
ऑप्शन ए। 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 rows अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, 2 rows में लोग बैठे हुए हैं और अपोजिट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब कि ऐसा मान सकते हो कि एक अगर इस तरफ फेस कर रहा है तो दूसरा इस तरफ फेस करेगा, फेस टू फेस, एक तरीके से अपोजिट फेस बोला गया है। तो ईच रो हैज 4 पर्सन, और हर एक रो में कितने लोग बैठे हुए हैं? 4 लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि दोनों तरफ में 4 4 लोग बैठे हुए हैं, टोटल 8 लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, बी एंड सी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। बी और सी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, मतलब अगर बी इस रो में बैठा है तो सी कहां पर आएगा? इस रो में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? सी इज बिटवीन डी एंड ई, और सी जो है वो किसके बीच में है? डी के और ई के बीच में है। अब वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, लेकिन सी जो है वो किसके बीच में है? डी और ई के बीच में है। एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, और जो एच है वो इमीडिएट लेफ्ट में है ई के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ई इस तरफ आएगा और डी इस तरफ आएगा, क्योंकि तभी तो लेफ्ट में आ पाएगा कोई, तभी तो ई के लेफ्ट में कौन आएगा? एच बोला था ना, एच। तो इसका मतलब कि यहां पर एच आ जाएगा, यहां पर सी आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा, सॉरी, एच ई सी और डी। देख लो यहां तक पे क्लियर है? ठीक है, तो इस रो के हमारे फिल हो गए। उसके बाद क्या बोला गया है? अच्छा, बी और सी एक दूसरे के आमने सामने है, इसका मतलब बी कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, क्योंकि बी और सी एक दूसरे के आमने सामने थे। उसके बाद क्या बोला गया है? एच एंड एफ आर डायगनली अपोजिट। एच और एफ एक दूसरे के डायगनली अपोजिट है, इसका मतलब कि अगर एच इस तरफ है तो इसके डायगनली अपोजिट एफ यहां पर आएगा। ठीक है ना, ये कहलाएगा डायगनली अपोजिट। ठीक है, उसके बाद बोला गया है जी एंड बी आर नॉट नियर टू ईच अदर। जी और बी एक साथ नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब कि अगर बी यहां बैठा है तो जी कहां बैठेगा? यहां पर बैठेगा, और इसका मतलब अब कौन बच गया? ए बच गया, तो ए यहां पर बैठेगा। अब क्या पूछा गया है? हु इज इन द फ्रंट ऑफ ए? ए के सामने कौन बैठा है? ए के सामने ई बैठा है, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, अगर रोज एक्सचेंज कर देंगे तब भी यही आंसर आएगा। देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट पूछा है, क्या? कि अगर ई को कॉर्नर नहीं बोलते तो क्या आंसर हो जाता? देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ई को कॉर्नर बोला जाए या ना बोला जाए, ई तो कॉर्नर में ही रहेगा। ऐसे तो ए के लिए भी कुछ कहा है क्या? ए के लिए कुछ नहीं कहा, फिर भी तो तुम उसको कॉर्नर ही बोलोगे ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ई को कॉर्नर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। अगर मान लो कि बी को कॉर्नर बोल दिया तो अरे कैसे बोलेगा बी को कॉर्नर? बी कॉर्नर पे बैठ ही नहीं सकता ना। ऐसे उल जलूल सवाल दिमाग में नहीं लाना है, ऐसा होता तो वैसा होता तो, अरे बहुत कुछ हो सकता है ना, होने में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए ना। ऐसा भी हो सकता है कि प्रियंका चोपड़ा तुम्हारे पास आकर बैठ जाए, होगा क्या एक्चुअल में? ऐसा नहीं होगा ना। तो क्या इसका मतलब? होने में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। जब भी क्वेश्चन फॉर्म होगा तो वो वैलिड फॉर्म होगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर इतना स्टेटमेंट बनाने के बाद बोल दिया कि डी इज इन द कॉर्नर, क्वेश्चन गलत है ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा बाकी सारी इक्वेशंस को। ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज का रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि वो यूजलेस क्वेश्चन है। ठीक है,
चलो, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पर हमें बोला गया है, अब किसी ने बोला कि सर रोज इंटरचेंज कर दे, तो अभी मैंने क्या माना था, इधर पे बी माना था, इधर पे सी माना था ना। मैं इसी क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर मैं सी मान लेता हूं, नीचे पे बी मान लेता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर सी मान लेता हूं, यहां पर बी मान लेता हूं। एक दो तीन चार यहां पर मैंने बिठा दिया, एक दो तीन चार यहां पर बिठा दिया है। अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मतलब एक का फेस अगर साउथ की तरफ है तो दूसरा का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। क्या बोला गया है, ईच रो हैज 4 पर्सन। अब क्या बोला गया है, बी एंड सी, बी एंड सी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो सी अगर इस रो में होगा तो बी यहां पर होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ ईच अदर मतलब दोनों अलग अलग रोज में बिलोंग करेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, सी इज बिटवीन डी एंड ई। अगर बीच में बोला गया तो इसका मतलब हमें यह नहीं पता कि कौन लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा, ठीक है। तो सी जो है वो बीच में रहेगा, इस तरफ में डी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है, यहां पर भी डी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एच इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। एच जो है वो कहां पर है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में। अब अपने आप को उस पोजीशन में मानना कि वहां पर तुम उस तरफ फेस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे बताओ, मैं इसको अगर मान लू, क्या बोला गया है, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, एच। अगर मान लो मैं इसको ई को इस तरफ बिठा दूं और ई किस तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ, तो उसके लेफ्ट में कौन आ गया, सी आ गया। तो अगर उसकी जगह पर कोई और बैठा है तो उसकी गोदी में जाकर तो नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ई यहां पर नहीं है, तो ई अब कहां पर हो गया, ई अब यहां पर हो गया, ताकि उसकी लेफ्ट पोजीशन क्या हो जाए, खाली हो जाए। तो इसका मतलब यहां पर डी नहीं बैठा है, यहां पर कौन बैठा है, ई। और अगर यहां पर ई बैठा है तो इसका जुड़वा फिल्म तो चल नहीं रही, तो यहां पर ये ई नहीं बैठेगा। और इसका मतलब यहां पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर डी हो गया, यहां पर सी हो गया, यहां पर ई हो गया और यहां पर एच हो गया। और सी के सामने कौन बैठा है, बी बैठा है, तो यहां पर आ जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, उसके बाद आगे बोला गया है एच एंड एफ आर डायगनली अपोजिट। एच और एफ डायगनली अपोजिट है, तो एच अगर यहां पर बैठा है तो उसके डायगनली अपोजिट यहां पर कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है, जी और बी जो है वो एक साथ नहीं बैठे हैं, तो अगर बी यहां पर बैठा है तो जी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, तो बचेगा कौन, ए। और ए के फ्रंट में कौन है, ई, ठीक है ना, आंसर वही आएगा। क्लियर, क्लियर हो गया सबको। अगर अब ये पूछा जाता कि ई के लेफ्ट में कौन है, अगर ये पूछा जाता ई के लेफ्ट में कौन है, तो कौन बोलते, एच को बोलते, ना कि सी को, ठीक है ना। क्योंकि ई किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ई साउथ की तरफ फेस कर रहा है। हमने जो अरेंजमेंट किया है उसमें ई किस तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ, तो ई का लेफ्ट देखा जाएगा। तो ई का लेफ्ट कौन सा है, एच, ठीक है ना। और राइट कौन सा है, सी। अगर पूछा जाएगा बी का लेफ्ट, तो बी का लेफ्ट एफ हो जाएगा और राइट ए हो जाएगा। जो जिस तरफ फेस करके बैठा है उसी का ही लेफ्ट और राइट देखा जाएगा, ना कि मेरा या तुम्हारा। आई बात समझ में, नहीं तो फिर वो मूवी पूछेगा लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, है ना। तो वैसे उलझलूल सवाल नहीं करना है। लेफ्ट मतलब जो जिस डायरेक्शन में उसने फेस किया है वो उसी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डायगनली अपोजिट क्या होता है, डायगनली अपोजिट ये होता है कि अगर कोई इस कॉर्नर पे बैठा है तो दूसरा इस कॉर्नर पर बैठेगा, जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है वो कहलाता है डायगनली अपोजिट।
क्या आ रहा है? ऑप्शन डी, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ठीक है, इसको हम राइट मान लेते हैं और इसको लेफ्ट मान लेते हैं। ठीक है, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो किसके लेफ्ट में है? बी के लेफ्ट में। बी के लेफ्ट में कौन है? ए बैठा हुआ है। बट ऑन द राइट ऑफ सी, लेकिन वो किसके राइट में है? सी के राइट में है। ए के बारे में कहा गया है कि वो बी के लेफ्ट में है और सी के राइट में है। ठीक है, किसी को परेशानी तो नहीं होती ना इसको समझने में कि ये किसके लिए बोला गया है? ठीक है ना, इस टाइप का सेंटेंस मान सकते हो कि ये ए इज कहा गया है तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, बट अब ए इज ऑन द राइट ऑफ डी, इस तरीके से। और अगर यहां पर हु इज लिखा आ जाता है अगर, तो इसका मतलब इसी के बारे में बोला गया है। ठीक है ना, डी इज टू द राइट ऑफ बी, जो डी है वो बी के राइट में है। डी इज टू द राइट ऑफ बी, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, किसके बारे में बोला गया है? डी के बारे में बोला गया है कि इज द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में कौन है? डी है। अब बोला गया है एक्सट्रीमीज पर कौन कौन है, मतलब कॉर्नर पर कौन कौन बैठा है? सी और ई, मतलब ऑप्शन डी। क्लियर? देखो, तुम लोग जितना भी डाउट पूछते हो ना वो सब अधूरा पूछते हो। कॉर्नर से सेकंड में बोला जाएगा तो किसको मानेंगे, लेफ्ट या राइट? कॉर्नर से सेकंड, अरे कॉर्नर से सेकंड अगर बोला जाएगा तो उसको भी पता है पेपर सेटर को कि तुम्हें क्या सपने थोड़ना आ रहे हैं कि लेफ्ट से बोल रहा है या राइट से बोल रहा है। वो बताएगा, वो हिंट देगा। बिल्कुल अपने दिमाग में उलझलूल सवाल मत लाओ, पहले सवाल जो लिखा है उसको सॉल्व करो, है ना। तुम लोग क्या है, आधा अधूरा क्वेश्चन बना लेते हो। भविष्यवाणी करने के लिए बोला जाएगा तो सर हम क्या करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा, तुमसे वो भविष्यवाणी नहीं करवाएगा। ठीक है ना, उसको भी पता है कि तुमको सपने नहीं आ रहे कि किसको तुम मानोगे। ठीक है, तो जब भी बोला जाएगा तो पूरा कंप्लीट बोला जाएगा। अगर बोला जाएगा कि कॉर्नर से सेकंड, तो उसमें बताया भी जाएगा किसके लेफ्ट या राइट में, या फिर लेफ्ट से देखना है या राइट से देखना है, सब चीज वो लिखेगा। अधूरा सवाल नहीं बोलेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट। क्या आ रहा है? ऑप्शन ए, इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, पी इज टू द राइट ऑफ, पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एम। पी जो है वो एम के लेफ्ट में है। इस तरफ मैं राइट मान रहा हूं और इस तरफ मैं लेफ्ट मान रहा हूं। तो एम के लेफ्ट में कौन है? पी। एंड टू द राइट ऑफ ओ, अब ये पी के ही बारे में कहा गया। जैसे ये एंड करके इस तरह से लिखा हुआ दिखता है ना, इसका मतलब अभी जैसे कि किसी ने पूछा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर इसी के बारे में बोल रहा है। सिंपल, तुम तो ऐसा याद रखो कि ये जैसे कि पी इज बोला गया है, ये पूरा सेंटेंस थोड़ी सी देर के लिए कट कर देना, तो पी इज टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है ना, पी इज टू द राइट ऑफ ओ, तो पी जो है वो ओ के राइट में है। और अगर यहां पर बोला जाता एंड की जगह हु इज, अगर मान लो बोला जाता एंड की जगह क्या बोला जाता, हु इज, तो इसका मतलब वो किसके बारे में बोल रहा है? एम के बारे में बोल रहा है। एम हु इज टू द राइट ऑफ ओ। आई बात समझ में? अगर एंड बोल दिया है इसका मतलब कि वो उसी के बारे में दो बातें बोल रहा है।
अगर एंड लिखा है इसका मतलब इसी के बारे में वो दो बातें बोल रहा है, पहली बात और दूसरी बात। और अगर एंड ना लिख के क्या लिखा आ जाए, हु इज, इसका मतलब वो इसी के बारे में ही अगली बात कह रहा है। पहले वाले की बात यहीं खत्म हो गई, अब यहां से दूसरे की बात शुरू हो रही है। आई बात समझ में? फिर क्या बोला गया है, आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। आर जो है वो एन के राइट में है, इसको अभी हम अलग से बना लेते थोड़ी सी देर के लिए। आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में आर है। बट अब वो इसी के बारे में बोल रहा है, आर इज टू द लेफ्ट ऑफ ओ। आर जो है वो किसके लेफ्ट में है, ओ के लेफ्ट में है। तो अगर ओ के लेफ्ट में अगर आर आ जाएगा, इसका मतलब ऑब्वियसली यहां पर कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि एन क्या है, आर के लेफ्ट में है, तो यह हट गया। ठीक है। अब क्या पूछा गया है, मिडिल में कौन है, तो मिडिल में कौन है, ओ, ऑप्शन ए। ठीक है। आगे बढ़े। और चलो देख लेता हूं।
4 ladies A, B, C and D and 4 gentlemen are sitting in a circular round table फेसिंग ईच अदर. फेसिंग ईच अदर का मतलब सारे कहां पर फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं. जब सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे तभी ईच अदर की तरफ फेस होगा. अगर अपोजिट में फेस करके बैठ गए तो अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब कि सारे किस तरफ फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं. ठीक है, 8 लोग हो गए टोटल. इसका मतलब तो अरेंजमेंट के लिए पहले बनाना सीखो कि कैसे अरेंज करना है, क्योंकि इसमें फ्रंट में देखना बहुत जरूरी. तो ऐसे 4 पहले बना दिए और फिर इनके बीच में 4 बिठा दिए, तो ये हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा. ठीक है ना, नहीं तो 1 2 3 4 करोगे तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा. उसके बाद क्या बोला गया है? कंडीशन यहां से शुरू हो रही है. नो 2 लेडीज और 2 जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड. मतलब कि ऑल्टरनेटिवली होना चाहिए. एक लेडी एक जेंटलमैन, एक लेडी एक जेंटलमैन, ऑल्टरनेटिवली हमें बैठाना है. उसके बाद बोला क्या गया है? सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई. जो सी है वो किसके बीच में बैठा हुआ है? सी जो है वो किसके बीच में है? जी एंड ई के बीच में. ठीक है, अब ई और जी इस तरफ इंटरचेंज हो सकता है. और सी किसकी तरफ फेस कर रहा है? डी की तरफ. ठीक है, सी इज फेसिंग डी एंड सिटिंग इन बिटवीन जी एंड ई. एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड फेसिंग जी. ठीक है, तो एफ किसको फेस कर रहा है? जी को फेस कर रहा है. तो अगर मैंने इसको जी बनाया है तो इसका फेसिंग कौन हो जाएगा? एफ. ये वाला एफ हो जाएगा. और क्या बोला गया है? एफ किसके बीच में है? डी और ए के बीच में. तो डी अगर यहां पर बिठा दिया तो ए कहां पर आ गया? यहां आ गया. और उसके बाद क्या बोला है? एच इज टू द राइट ऑफ बी. और एच जो है वो बी के राइट में है. तो अगर मान लो मैंने एच यहां पर बी यहां पर बिठा दिया तो उसके राइट में कौन आ जाएगा? बी, जो कि हो नहीं सकता. इसका मतलब बी कहां पर आएगा? यहां पर आएगा. तो बी अगर यहां पर आएगा तो इस तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट कहां आएगा? इस तरफ आएगा. तो यहां पर कौन आ जाएगा? एच. एच इज टू द राइट ऑफ बी. ठीक है, तो ये सारा अरेंजमेंट हो गया. अब क्या बोला गया है? हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए. ए के लेफ्ट में कौन है? तो ए इस तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट लेफ्ट कौन सा आएगा? ये वाला. और राइट कौन सा आएगा? ऊपर वाला. तो यहां पर क्या आ जाएगा? लेफ्ट में एफ. ठीक है, अपने आप को उस जगह पर बैठा हुआ मानोगे तब लेफ्ट और राइट डिसाइड होगा. ठीक है, ई इज फेसिंग वूम. ई किसको फेस कर रहा है? एच को. इसलिए मैंने कहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाओगे तो क्लियरली आंसर आएगा. तो ई के अपोजिट में कौन है? ई के अपोजिट में एच आ गया. हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ बी. बी के नेबर कौन है? बी के नेबर में जी एंड एच. ऑप्शन ए. ठीक है, जब भी हमें लेफ्ट और राइट डिसाइड करना है तो सेंटर की तरफ अगर फेस कर रहे हैं तो सेंटर की तरफ अपने आप को फेस करता हुआ मानो तो इधर पे राइट आ जाएगा और इधर पे लेफ्ट आ जाएगा. अगर हम यहां पर फेस करते हुए बैठ रहे हैं तो इस तरफ कौन आएगा? इस तरफ राइट आएगा और इस तरफ लेफ्ट आएगा. ठीक है ना, अपने आप को टेबल पे बिठाओ और फिर देखो कि राइट और लेफ्ट कौन सा है. आ गई बात समझ में? मैं सी नीचे कर देता हूं और डी को ऊपर कर देता हूं. ठीक है, ठीक है, कहां पे मैं बना देता हूं? मैं सी को नीचे बना देता हूं. ठीक है, सी को मैंने यहां बना दिया और डी यहां बैठ गया. ठीक है, अब पहली वाली लाइन क्या है? ध्यान रखना, जब हम सी इस तरफ फेस कर रहा है तो सी का राइट किधर आएगा? इस तरफ आएगा. और लेफ्ट किधर आएगा? इधर आएगा. और डी के लिए अगर मैं देखूंगा तो डी इस तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा. तो जब डी के लिए देखेंगे तो उसका राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा. जो यहां पर बैठा रहेगा उसका राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर. ठीक है, तो अपने आप को उस जगह पर बैठाकर फिर लेफ्ट और राइट डिसाइड करना. ठीक है, अब क्या बोला गया है? हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई. सी जो है वो किसके बीच में बैठा है? जी और ई के बीच में बैठा है. तो यहां पर जी बना दो, यहां पर ई बना दो, या फिर इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है,
और क्या बोला है, सी जो है वो फेसिंग कर रहा है डी की तरफ, ठीक है वो ऑलरेडी हो चुका है। एफ इज बिटवीन डी एंड ए, एफ जो है वो किसके बीच में है, डी और ए के बीच में। तो अगर डी इधर है, अगर डी इधर है तो एफ को हम किधर बना दे, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, और एफ जो है वो फेसिंग क्या है, जी है। तो एफ जी का फेसिंग है, इसलिए एफ को कहां बैठना पड़ेगा, यहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर एफ उधर बैठ जाएगा तो डी और ए के बीच में एफ है, तो डी यहां पर आ गया तो ए कहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है, एच इज टू द राइट ऑफ बी, एच जो है वो बी के राइट में है, तो बी को हमें कहां बिठाना पड़ेगा, यहीं, तभी तो इसका राइट में जगह खाली बचेगी। और अगर यहां पर जगह खाली बचेगी तो यहां पर एच बैठ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे, कौन सा, हाँ हाँ वो वाली कंडीशन, यहां पर कौन कौन से ए बी सी डी जो है वो लेडीज है। अब ये वाली कंडीशन चेक कर लो कि ये इसमें क्या है, बी और डी साथ में आ गए, तो इसका मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, किनको, इन दोनों को, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो अपने आप एफ कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा ना कि सी जो है वो किसके बीच में, जी और ई के बीच में है। तो हो सकता था कि ई यहां पर आ जाए, जी यहां पर आ जाए। अब हमने अगर इस तरीके से बिठाया तो बी और डी क्या हो गए, साथ में आ गए, जो कि क्या है, दो लेडीज है, दो लेडीज साथ में नहीं बैठ सकती। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, जी और ई को इंटरचेंज कर दो। तो जी और ई को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो यहां पर ई बिठा देता हूं, यहां पर जी बिठा देता हूं, और जी के साथ में कौन आने वाला है, एफ आने वाला है, तो यहां पर आ जाएगा एफ, तो यहां पर आ जाएगा क्या, एफ। और अगर यहां पर एफ आ गया तो यहां पर कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि एफ जो है वो किसके बीच में है, ए और डी के बीच में है, तो यहां से ये खाली हो गया। और उसके बाद एच कहां पर आएगा, लेफ्ट ऑफ, राइट ऑफ बी, तो एच आएगा राइट ऑफ बी। तो अगर मैं बी को यहां पर बिठाऊंगा तभी राइट में जगह खाली बचेगी और यहां पर एच बैठेगा। अब देखो ऑल्टरनेटिवली है क्या, ए बी सी डी ऑल्टरनेटिवली है, तो अब हमारी कंडीशन ये सही बैठेगी, ठीक है ना। अब हम जब भी आगे की कंडीशन देख बनाते जा रहे हैं तो हमें देखते चलना है कि पीछे की कोई कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें देखना है हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन है। तो अब अगर ए इस तरफ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट कहां पर आ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो फिर से कौन आ गया, एफ। कहीं पर भी बिठा दो आंसर सही आया, अगर आंसर अलग आ रहा है इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती करी है। ई इज फेसिंग वूम, ई किसके सामने है, एच के सामने। और फिर इमीडिएट नेबर कौन है, बी के, तो बी के इमीडिएट नेबर जी और एच। क्लियर हो गया। देखो एक सवाल है ना, हमेशा बच्चे पूछते हैं, वो मैं बता रहा हूं क्या। आयुष तुमने क्या सवाल पूछा था मुझे ये बताओ। देखो वो डाउट जो है वो तुम्हारा अभी क्लास में डिस्कस थोड़ा ना कर पाऊंगा मैं एक एक के, है ना। तुम बोलोगे कि इस बुक का ये वाला पेज नंबर और ये वाला सवाल, ऐसे नहीं डिस्कस कर पाऊंगा मैं तो अपनी क्लास ही नहीं पढ़ा पाऊंगा अगर इस तरह से मैं पढ़ाने बैठ गया तो, है ना। तो डाउट पहले अपने एंड पर सॉल्व करो, नहीं तो फिर मुझे बता देना, मैं ट्राई करूंगा अगली क्लास में बताने को, ठीक है। लेकिन अगर सारी क्लास अगर अटेंड कर रहे हो प्रॉपरली तो तुम्हारा डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट एक सवाल जो अधिकतर सब पूछते हैं कि सर इस सवाल में कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके दो जवाब है कि हम कब एग्जाम, कब हम कर रहे हैं ट्राई, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, ये बात मेरी ध्यान से सुनो पहले। एक सवाल जो सब पूछते हैं क्या, कि सवाल को कितना समय देना चाहिए, इसके दो जवाब हैं। कब हम उस सवाल को कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे
या फिर जब हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं तब। एग्जाम टाइम पे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो वहां पर टाइमर चल रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि अब अगर नॉर्मली हम जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं तो वो 1 मिनट में एक सवाल हमें करना पड़ेगा। तो अगर 1 मिनट के अंदर अंदर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। तो अगर हम एग्जाम में अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो हमें 30 सेकंड में पता चल जाता है कि ये बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। तो देखा जाए तो 30 सेकंड में ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको आगे 30 सेकंड देना है या नहीं देना है। कोई सवाल हो सकता है 2 मिनट भी ले ले, कोई हो सकता है 3 मिनट भी ले ले, कोई हो सकता है 30 सेकंड भी ले ले, कोई ओरली भी हो जाए। तो वो सब बैलेंस हो जाता है, तो लगभग एक सवाल 1 मिनट, एक सवाल के लिए हमें 1 से 2 मिनट हमें मिल जाता है। तो अगर हम एग्जाम में कर रहे हैं तो 1 मिनट से ज्यादा किसी भी सवाल को नहीं देना है, ठीक है। और किसी पे भी है ना ईगो नहीं लेकर आना है कि यार अरे यार ये मुझसे कैसे नहीं बना, ईगो नहीं आना चाहिए। नहीं बना तो नहीं बना, आगे बढ़ो, अगला सवाल करो। हो सकता है क्वेश्चन गलत हो सकता है हमारी अप्रोच गलत हो, उस समय तुम कितना भी दिमाग लगा लोगे तुम उसी अप्रोच से करोगे, तो वो चीज आगे फॉलो नहीं करनी है, उसको आगे नेक्स्ट सवाल पे कूद जाओ। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस समय कोई लिमिट नहीं होती किसी सवाल के लिए कि कितना समय देना है। जितना समय मांग रहा है उसको उतना सवाल देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं हर साल एक स्टेटमेंट बताता हूं, उस स्टेटमेंट को याद रखो। ये जो सवाल है वो भी एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है, बहुत बुरा लग जाता है उसको अगर उसको तुमने कम समय दिया या ज्यादा समय दे दिया, दोनों केस में उसको जितना समय रिक्वायर्ड है उस तुमको उसका उतना समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम अगर किसी से मिलने गए तो उसने क्या बोला कि तुम जब भी आते हो मुझसे 2 मिनट मिलकर भाग जाते हो, अगली बार जब आओ तो टाइम निकाल के आना, 1 घंटा कम से कम अपन बैठ के बातचीत करेंगे, नहीं तो उससे पहले नहीं जाने देना, ठीक है। तो अगर तुमने उसको 1 घंटा नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। अब जब अगली बार तुम जाओगे तो बोलोगे देखो पिछली बार मैंने तुमसे कहा था कि टाइम निकाल के आना, टाइम नहीं दिया, अब तुम्हें डबल टाइम देना पड़ेगा, पिछला वाला भी बकाया भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर किसी को तुमने ओवर टाइम दे दिया, अगली बार वो देख के तुमसे भाग जाएगा दूर, अरे बहुत पकाता है ये आदमी, है ना। किसी को तुम बैठा कर 2 घंटे सुनाओ, अरे नहीं नहीं तू सुन, तू बैठ के सुन तो, है ना। वो बोल रहा है नहीं मुझे जाने दे, मुझे काम है, नहीं नहीं तू सुन, अगली बार वो तुम्हारे पास ही नहीं आएगा, दूर से देख के अरे बाय बाय बाय, बहुत रुकेगा ही नहीं। बिल्कुल सवाल के साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अगर किसी सवाल को तुमने आज बहुत टाइम दे दिया तो एग्जाम टाइम पे वो तुम्हारा टाइम लेगा ही नहीं, वो तुमको बोल देगा अरे उस दिन किया तो था इतना, तो तू पका था, इसका आंसर ए है, आगे बढ़ टिक करके, ठीक है ना। और अगर उस दिन तुमने टाइम नहीं दिया तो वो एग्जाम टाइम पे बोलेगा बेटा उस दिन तुझसे मैंने बोला था आज टाइम दे दे, नहीं दिया ना, अब तू बैठ के कर, मुझे आज तू दे टाइम। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि वो टाइम तुम्हें कब देना है, एग्जाम के दिन देना है या एग्जाम से पहले देना है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का टाइम फिक्स है, चाहे तुम करो चाहे मैं करूं चाहे सर करे कोई भी करे, उसका टाइम फिक्स है, वो उतना टाइम लेगा। अब वो डिसाइड करना है कि वो टाइम तुम्हें कब देना है, एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो टाइम हमारा पहले ही यूटिलाइज हो जाए, पहले ही हम उन सवाल को करके बैठे हो ताकि एग्जाम टाइम पे वो हमारा समय ना खाए। आई बात समझ में। तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना टाइम देना चाहिए, अगर वो नया सवाल होगा तो ऑब्वियसली टाइम लेगा, करा हुआ सवाल होगा तो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं ताकि हम उस इंसान का पहले ही सर खा चुके हो, ताकि वो एग्जाम टाइम पे हमारा सर ना खाए। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ो। कर सकते हो, बुक कोई से भी सन की हो, कितनी भी पुरानी हो, सब चलेगी। क्या आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। चलो
थ्री पर्सन्स ए बी सी डी आर सिटिंग अलोंग अ कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगुलर टेबल। ठीक है, एक ट्रायंगल के अराउंड तीन लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ए इज टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के राइट में, तो इसको बी मान लो। तो बी का राइट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहां पर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहां पर अगर बी बनाओगे तो उसका राइट यहां आ जाएगा, अगर यहां पर भी बनाओगे तो राइट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? अब तीन ही लोग हैं तो अब कहां पे बैठेगा? सी, सी यहीं बैठेगा, और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में कौन आएगा? तो सी इस तरफ फेस कर रहा है, तो उसका राइट में कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ए ऊपर होता तो तब भी वही आंसर आता। बनाकर देख लो। क्या आंसर आ रहा है बोलो? ए बी सी डी आर प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, ए एंड सी आर, ए एंड सी, बी एंड डी आर पार्टनर। ठीक है, अब आई थिंक लगभग सर्कुलर वे में हम इनको बैठा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है? ए और सी पार्टनर है, मतलब ए और सी एक दूसरे के सामने होंगे। ठीक है, एंड बी एंड डी आर पार्टनर्स, तो इसका मतलब कि यहां पर बी या डी में से कोई सा भी एक हो सकता है, यहां पर भी बी या डी में से कोई सा एक हो सकता है। ठीक है, डी इज टू द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में डी है, तो यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर बी आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया है? द फेस ऑफ सी इज टुवर्ड्स वेस्ट, सी का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो अगर हम वेस्ट की तरफ अगर फेस करवाएं तो सी यहां पर बैठेगा, तभी उसका फेस किस तरफ जाएगा? वेस्ट की तरफ जाएगा। और अगर सी इधर पे फेस कर रहा है तो यहां पर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके अलावा तो कुछ नहीं दिया ना। और फिर ए के राइट में कौन है? डी है, तो ए के राइट में कौन आएगा? यहां पर डी आएगा, और यहां पर कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डी इज फेसिंग, तो डी कहां पर फेस कर रहा है? साउथ की तरफ। ठीक है, अरे पार्टनर साथ में शादी में बैठते हैं, मंडप में। ठीक है ना, पत्ते खेलते समय आमने सामने बैठते हैं। अब क्या बताऊं अब? पत्ते नहीं खेले बच्चों ने, शरीफ बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
देखो यहां पर फिर से समझा दूं मैं, किन लोगों को समझ में नहीं आया। यहां पर बोला गया है कि ए एंड सी जो है वो साथ में खेल बैठे हैं, है ना। ए और सी साथ पार्टनर है, इसका मतलब ए और सी आमने सामने बैठेंगे और बी और डी आमने सामने बैठेंगे। अब यहां पर हमें पोजीशन नहीं पता है, किसी एक की पोजीशन फिक्स कर सकते हो लेकिन दूसरे की तो तुम्हें कंफ्यूजन ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट डिसाइडेड नहीं होगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, डी जो है वो सी के राइट में है। अब सी के राइट में अगर मैंने इन दोनों को फिक्स कर दिया है, ठीक है, अगर इन दोनों किसी भी एक को तुम फिक्स कर सकते हो, उसमें घड़ी में कुछ लेफ्ट राइट नहीं होता। ठीक है, वो तो तुम सर्कुलर अगर इधर घुमा दोगे तो वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मैंने सी को फिक्स कर दिया तो उसके राइट में कौन आएगा, डी आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है। तो अगर यहां पर डी आएगा तो ऑब्वियसली यहां पर कौन आएगा, डी ही आएगा। और फिर यहां पर बोला है कि डी सी जो है वो कहां पर फेस कर रहा है, वेस्ट की तरफ। तो सी अगर वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो ये इसी ऑर्डर में आएगा। ए अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी में भी देख लो, क्लॉकवाइज में अगर देखोगे तो ए डी सी बी, तो ए डी सी बी क्लॉकवाइज में अरेंज करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी को भी पकड़ लो, जैसे कि हमने सी का पता कर लिया ना, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी देख लो। तो यहां पर सी एंटी क्लॉकवाइज में अगर सी से स्टार्ट करूं तो फिर बी ए डी, तो बी ए डी। ठीक है, नेक्स्ट। जब भी पत्ते खेल रहे होंगे तो पार्टनर्स हमेशा अपोजिट में बैठते हैं, ये याद रख लो तुम। ठीक है, कैरम खेल रहे हो, पत्ते खेल रहे हो, सब में अपोजिट होता है। क्या आ रहा है, 5 गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड अ पेंटागोनल टेबल। इसका मतलब जिसमें 5 साइड्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ए इज बिटवीन आर एंड डी। ठीक है, तो ए जो है वो किसके बीच में है, आर और डी के बीच में है। हम अरेंज भी कर सकते हैं एक तरीके से, बाद में अरेंज कर देंगे। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, बल्कि चलो अभी मैं इसको लिख देता हूं कि ए यहां पर बना देता हूं और आर और डी यहां पर। अब इंटरचेंज भी हो सकते हैं ये, वो हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, बात है नहीं। एस इज टू द लेफ्ट ऑफ वी, और एस जो है वो वी के लेफ्ट में है। ठीक है, तो अगर एस को अगर मैं यहां पर बना दूं तो वो वी के लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि सेंटर की तरफ हम बाय डिफॉल्ट फेस मान रहे हैं। अरेंज कर देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो। आर इज टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर जो है वो एस के लेफ्ट में है। मतलब ठीक है, अगर मान लो हम यहां पर अगर आर बना देते और यहां पर डी बना देते तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हमें इंटरचेंज करना पड़ता। अभी बाय चांस है कि एस के लेफ्ट में आर आ गया, मतलब हमने सही बनाया है। अब क्या बोला गया है, हु इज टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में कौन है, तो ए अगर इस तरफ फेस कर रहा है तो उसके राइट में कौन आएगा, आर, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट।
बी, 6 persons आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल डाइनिंग टेबल, हेक्सागन बनाना है हमें, ठीक है। और क्या बोला गया है, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, तो बी को मैं अभी यहां पर बैठा देता हूं और एफ और सी को यहां पर बैठा देता हूं, लगेगा तो इंटरचेंज हम कर देंगे, ठीक है। ए इज बिटवीन ई एंड डी, और ए जो है वो ई और डी के बीच में है, ए इज बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। तो ए को हम बैठा देते हैं, ए को अभी मैं यहां पर मान लेता हूं, और वो किसके बीच में है, ई और डी के बीच में है। इनको भी अगर हम इंटरचेंज कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ जो है वो डी के लेफ्ट में है, तो अब यहां पर इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एफ के लेफ्ट में डी नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब हम यहां पर डी ले आते हैं और यहां पर ई ले आते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, एफ जो है वो डी के लेफ्ट में, तो बिल्कुल सही बैठ गया, ठीक है ना। पहले अरेंज कर लो, उसके बाद में कंडीशंस लगेगा तो इंटरचेंज कर लेना। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एफ और सी को इंटरचेंज करना पड़ सकता है या फिर डी और ई को इंटरचेंज करना पड़ सकता है, वो चीजें हमें हमारे दिमाग में रखनी है। हु इज बिटवीन ए एंड एफ, तो ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है, डी, ऑप्शन बी, ठीक है।
क्या आंसर आ रहा है? एफ। 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ ऑक्टागोनल डाइनिंग टेबल। ठीक है, 8 साइड्स होंगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 साइड्स हो गई। अब क्या बोला गया है? बी इज बिटवीन जी एंड डी। बी को कहीं पर भी बिठा देते हैं। ठीक है, मान लो बी यहां पर बिठा दिया, तो बी इज बिटवीन जी एंड डी। अब अगर लगेगा तो जी और डी को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अगर लगता है कि इंटरचेंज करना है तो कोई एक अपना सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन लगा दो, जैसे कि अंडरलाइन लगा दिया जिसमें हमें डाउट है, लगेगा तो हम उसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो ऑब्लिक करके भी लिख सकते हो, जी और डी, इस तरीके से अपना अपना तरीका होता है, जो जैसे कन्वीनियंट जिसको लगे। एच इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। एच कहां पर है? लेफ्ट साइड में भी कौन से नंबर पर? थर्ड नंबर पर। तो बी का लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो थर्ड लेफ्ट पे कौन है? एच। तो यहां पर हमने बैठा दिया एच को। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ए, वो किसके बारे में बोला है? एच के बारे में बोला है कि एच जो है वो सेकंड राइट में है ए के। ठीक है, तो ए का सेकंड राइट, तो इसका मतलब ए यहां पर होगा, क्योंकि ए अगर यहां पर होगा तो ये फर्स्ट राइट होगा और ये सेकंड राइट होगा, क्योंकि वो इस तरफ फेस कर रहा है, तो राइट इस तरफ फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, सी इज बिटवीन ए एंड जी, और सी जो है वो ए और जी के बीच में। अब देखो यहां पर अब इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि ए और जी के बीच में कौन बैठेगा? सी बैठेगा। तो हमने यहां पर ये डाउट में रखा ही था, तो इसका मतलब कि हमें अब इसको इंटरचेंज करने की जरूरत है। तो यहां पर हम किसको ले आएंगे? यहां पर हम ले आएंगे डी को, और यहां पर किसको ले आएंगे? यहां पे ले आएंगे जी को। ठीक है, तो ए और जी के बीच में कौन होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो यहां पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब क्या बचा है? बी एंड ई आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और बी के सामने कौन आएगा? नॉट है। अच्छा, तो बी और ई आपस में आमने सामने नहीं है, तो ई कहां पर होगा फिर? ई यहीं होगा। और फिर अब हमारे पास कौन बच गया? एफ। तो एफ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है? हु इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। डी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो अगर हम इस तरफ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट ये वाला होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो थर्ड लेफ्ट पे कौन है? एफ। तो ऑप्शन सी। क्लियर है? तुम लोगों से बॉटलें संभलती नहीं है, निम साइड संभालेंगे। नीचे रखा करो बॉटलें सब लोग। क्या है, तुम लोग की बॉटल टूटे उसका गम नहीं है, नीचे की टाइल्स वाइल्स टूट जाएगी। तुम लोग लोहे की बॉटलें लेकर बैठते हो, ठीक है ना? तो नीचे रखा करो सब लोग बॉटल। हाँ, देखो पेंसिल गिर गई। अब देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ऑक्टागोनल में अरेंज करना है तो पहले किसी एक दो को फिक्स कर दो, जिसमें डाउट हो उसको अरेंज हम बाद में करते चलेंगे। तो बी जो है वो किसके बीच में है? जी और डी के बीच में। तो बी को हमने बैठा दिया, जी को इधर बना दो, इधर बना दो डी को, या फिर डी को इधर, जी को इधर। बाद में अगर लगेगा तो हम उनको इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि बिटवीन मतलब ये होता है कि लेफ्ट राइट हमें नहीं पता कौन बैठा होगा। ठीक है, एच जो है वो थर्ड लेफ्ट में है बी के। तो अब पहले अपने आप को बी की पोजीशन पे मानो कि बी, तुम वहां पर बैठे हुए हो, तो तुम यहां पर फेस कर रहे हो, तो लेफ्ट किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ, और राइट किधर आएगा? नीचे की तरफ। तो अब थर्ड लेफ्ट, तो ये कहलाता है फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। तो यहां पर कौन आ गया? एच आ गया। तो हमने वहां पर एच को फिक्स कर दिया, तो बी यहां पर फिक्स हो गया, एच यहां पर फिक्स हो गया, और ये दोनों अभी डाउट में है। ठीक है ना? जो डाउट में है उसको अंडरलाइन कर दिया, जो फिक्स हो गए उनको सर्कल कर दिया, क्योंकि एक को तो जब भी सर्कल बनाना शुरू करोगे कहीं एक से तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना, उसके बाद ही तुम सर्कल में बिठाना चालू कर पाओगे। उसके बाद क्या बोला गया है? अब एच के बारे में बोला गया है सेकेंड राइट ऑफ ए है, तो ए के सेकेंड राइट में, तो कौन सी पोजीशन से सेकेंड राइट बनेगा? अब यहां पर से तो कभी भी तुम देखोगे तो वो लेफ्ट में ही दिखेगा एच, तो इस डायरेक्शन से तो किसी को नहीं देख पाओगे तुम, इसी डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, और वो भी सेकंड लेफ्ट में। तो अगर मान लो तुम ए को यहां पर बिठा देते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पहुंच जाएगा वो,
हमें कहां पर बैठाना है? सेकंड राइट में। तो सेकंड राइट में मतलब यहां पर आएंगे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। तो एच अगर सेकंड राइट में है, ए के, तो ए यहां पर फिक्स हो गया। ठीक है, ए फिक्स हो गया। उसके बाद बोला है सी किसके बीच में है? ए और जी के बीच में है। अब ए फिक्स हो गया, हमें जी में डाउट था कि वो यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। अब अगर मैंने जी को यहां पर बिठा दिया तो ए और सी के बीच में थोड़ा ना सी आ पाएगा, ए और जी के बीच में। इसका मतलब जी यहां पर आ जाएगा और डी यहां पर। तो डी यहां पर फिक्स हो गया, जी यहां पर फिक्स हो गया और सी उन दोनों के बीच में फिक्स हो गया। ये सब फिक्स हो गए। अभी ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। तो अब यहां पर क्या बोला गया है? बी एंड ई आर नॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। बी और ई आमने सामने नहीं होंगे, तो बी के सामने यहां पर ई नहीं आएगा। तो ई नहीं आएगा तो ई यहां पर फिक्स हो गया और एफ यहां पर फिक्स हो गया। ठीक है, अब थर्ड लेफ्ट में कौन है? डी के। डी के थर्ड लेफ्ट में। तो पहले अपने आप को डी की पोजीशन पे मानो, और लेफ्ट इस तरफ आएगा, राइट इस तरफ आएगा। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो कौन आ गया? एफ। अब क्लियर हो गया सबको? आ गया सबको? क्लियर है? चलो अब कल वाले क्वेश्चन का आंसर दो। आंसर बोलो। हम्म। क्वेश्चन ये था कि दो मोमबत्तियां हैं, एक मोमबत्ती 30 मिनट में जलती है और दूसरी भी 30 मिनट में, है ना, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो दो मोमबत्ती अगर है, ठीक है, दो मोमबत्ती है और दोनों, एक मोमबत्ती 30 मिनट में जलती है और तुम्हारे, ये भी 30 मिनट में और ये भी 30 मिनट में। तुम्हारे पास कोई स्केल नहीं है नापने के लिए, कोई घड़ी नहीं है मेजर करने के लिए। तुम्हें 45 मिनट का पता लगाना है कि किस समय 45 मिनट खत्म हो गए इन दो मोमबत्तियों को इस्तेमाल करके। ठीक है, तुमने मेरा ही वीडियो देखा है और कैसा नहीं मिला? देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, दो, इसके दो तीन आंसर्स हो सकते हैं, दो तो एक्चुअली ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले एक मोमबत्ती को हम दोनों साइड से जला देंगे, दो दूसरी तरफ की भी बत्ती निकाल के। ठीक है, कोई इसको सही मानता है, कोई इसको सही नहीं मानता है। तो अगर एक तरफ, दोनों तरफ से अगर हम जला देंगे तो एक टाइम आएगा कि 15 मिनट में दोनों जल जाएगी, क्योंकि डबल स्पीड से जल जाएगी। और जैसे ही ये जल जाएगी, 15 मिनट ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरी को जला देंगे तो 30 मिनट ओवर हो जाएगा, 45 मिनट का पता चल जाएगा। ठीक है, जो ऐसा आंसर देते हैं कि हम आधी जला देंगे, आधी जला देंगे, गलत है। आधा, आधी मोमबत्ती जल गई ये कैसे पता चलेगा? हमारे पास नापने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम अंदाजे से बोल दो कि हाँ हम इससे नाप लेंगे, उससे नाप लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। एग्जैक्ट मेजरमेंट का कोई तरीका हो तो बताओ। ऐसे नहीं, अंदाजे से कुछ नहीं होता है ना। अरे मैं अभी बता तो रहा हूं, वो तो मैं समझ गया तुमने क्या बोला, वो तो मैं समझ गया, लेकिन तुम अंदाजे से बोलो कि अब आधी हो चुकी है तो ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक ही तरफ से अगर जलाना है तो यहां पर दोनों का जो फेस है वो अपोजिट कर दो। ठीक है, दोनों का फेस क्या कर दो? अपोजिट कर दो, और दोनों को एक साथ जला दो। ठीक है, अब दोनों को एक साथ जला दोगे और दोनों पैरेलली रखी हुई है, बिल्कुल इक्वली। तो जैसे ही वो दोनों बराबरी पे आ गई, ये इधर से जलते जलते इधर से कम होगी और ये इधर से जलते जलते इधर से कम होगी। तो जब दोनों के बराबरी पर रखी हुई है तो एक टाइम आएगा जब दोनों इक्वल पे दिख जाएंगे अलग ही, उसी समय दोनों को बुझा दो। तो मतलब 15 मिनट ओवर हो चुका है। और फिर उसके बाद किसी भी एक को दोबारा से जलने, मतलब कि एक को बुझाओ, दोनों को नहीं, किसी एक को बुझा दो। ठीक है, तो एक को बुझा दोगे तो जो दूसरी वाली है वो तो जलती रहेगी, और ये आधी जल चुकी है, तो ये तो पूरा 30 मिनट ले लेगी, और फिर ये एग्जैक्टली हाफ बची हुई है। अब इसको जला दो, 15 मिनट लेगी। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ यूनिफॉर्म कैंडल ही मानते हैं। 30-30 मिनट्स बोला गया है, हम बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म मानते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन सुनो।
ये सब जो बता रहा हूं ये सब इंटरव्यूज में पूछे जाने वाली पजल है, एग्जाम्स में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। 25 हॉर्सेज हैं, ठीक है, 25 घोड़े हैं, 25 हॉर्सेज हैं और इनको रेस में दौड़ाना है, ठीक है। इन सब के बीच में एक रेस रखी गई है और हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हॉर्स का पता लगाना है कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एट अ टाइम 5 ही घोड़े घोड़े जो हैं वो रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एट अ टाइम 5, ठीक है। और हमें यह पता लगाना है कि मिनिमम कितनी रेसेस हमें रिक्वायर्ड होंगी, मिनिमम कितनी रेसेस रिक्वायर्ड होंगी अगर हमें टॉप 3 हॉर्सेस को आइडेंटिफाई करना है तो, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? टोटल 25 हॉर्सेस हैं, ठीक है, और एक टाइम पर हम 5 ही घोड़ों को दौड़ा सकते हैं और हमें टॉप 3 हॉर्सेस का पता लगाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो मिनिमम हमें कितनी रेसेस रिक्वायर्ड होंगी, जिससे कि इसको एक रेस काउंट करेंगे ना, 5 घोड़े एक साथ दौड़ा दिया मतलब एक रेस, फिर 5 घोड़े एक साथ दौड़ा दिए दूसरी रेस। तो ऐसे मिनिमम कितनी रेसेस रिक्वायर्ड होंगी कि हमें टॉप 3 हॉर्सेस का पता चल जाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 5 रेस में कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग आंसर देंगे 5, कुछ लोग आंसर देंगे 6, दोनों गलत है, ठीक है। 25 घोड़े हैं, यहां पर एक एट ए टाइम 5 ही घोड़ों को हम दौड़ा सकते हैं। तो तुम सोचोगे कि 5 को दौड़ा दिया, फिर 5 को दौड़ा दिया, 5 को और फिर 5 को और फिर 5 को, और तुम बोलोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं तुम लोगों के 5-5 ग्रुप में टेस्ट करवाऊं, ठीक है, टेस्ट कंडक्ट करवाऊं और मुझे मार्क्स नहीं पता, यहां पर हम रेस में स्पीड नहीं पता कर सकते, मुझे मार्क्स नहीं पता, ठीक है। तो यहां पर मैं सिर्फ अरेंज कर सकता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 7 8 9 10। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां का जो टॉपर है वो उसके मार्क्स इससे भी ज्यादा हो या इससे कम हो, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा ना हमें रिलेशन पता है। जब हमने इन 5 घोड़ों को रेस में दौड़ाया है तो हमें सिर्फ इनके बीच का रिलेशन पता है कि ये आपस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से हैं। जब हमने इन 5 की रेस कराई है तो हमें सिर्फ इनके बीच का रिलेशन पता है कि इनमें से कौन फर्स्ट है, इनमें कौन सेकंड है, लेकिन इसका कोई एक और इसका कोई एक, इनके बीच का रिलेशन हमें नहीं पता है। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ यहां पर ये फर्स्ट आ गया है तो वो ओवरऑल का फर्स्ट होगा या इससे भी फर्स्ट आ गया है, क्योंकि इसका रिलेशन हमें इससे नहीं पता, इसका रिलेशन हमें इससे नहीं पता। आई बात समझ में? इसीलिए जब टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का तो 2-2 प्लेयर की टीम जब खेलती है तो एक एक को आउट करते आते हैं, फिर उनके बीच में फिर टूर्नामेंट होता है ना, जो बचे हुए रहते हैं, क्योंकि उनके बीच का रिलेशन हमें थोड़ा ना पता। अगर नहीं तो ऐसा हो गया तो फिर 4 टीमें खिला दी, दोनों के फर्स्ट फर्स्ट ले लिए, एक को फर्स्ट घोषित कर दिया, एक को सेकंड, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, उनके बीच में फिर से टूर्नामेंट कराया जाता है ना, ताकि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो अभी हमें नहीं पता। तो यहां पर भी हमें इसका विनर पता है, चलो ठीक है, लेकिन उनके बीच में हमें रिलेशन नहीं पता ना। हो सकता है कि इसका जो सबसे पीछे वाला हो वो इससे तब भी आगे हो, वो हमें थोड़ा ना पता है, ठीक है। तो क्या? नहीं, क्वेश्चन यही है सिंपल कि 25 घोड़े हैं, एक टाइम पे 5 घोड़ों की रेस करानी है, ठीक है। तुम गधे ले लो, तुमको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। डोंकी ले लो तुम लोग, जल्दी सूट करेगा, है ना, जल्दी कैच करेगा। तो 25 गधे हैं और उनके बीच में दौड़ करा रहे हो तुम लोग, एट ए टाइम 5 ही गधे जो हैं वो दौड़ सकते हैं। तो मिनिमम कितनी रेस करानी पड़ेगी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक वाले पता चल जाए? मिनिमम बोला है, जाओ, जाने वाले को कोई रोक सका है क्या? आ गई बात समझ में? तो इसको सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, ठीक है। और गूगल पापा मत किया करो, अगर ऐसा देने पर अगर कोई गूगल करके आ जाए तो फिर मेरा सवाल देने का मतलब थोड़ा ना है। सवाल फिर तो ऐसा है कि मैं तुमको एक लिस्ट दे देता हूं, इसके आंसर्स निकाल लेना। वो तो 6 तो पहले ही बता दिया उसने, गलत है, ठीक है। तो 6 आंसर नहीं है, 5 नहीं है, अच्छा दिमाग लगाओ। और ये सवाल देने का मकसद क्या था कि तुम्हारा दिमाग चले, ठीक है ना। हमें यहां पर रोबोट नहीं बनना है, हमें यहां पर रोबोट बनने के लिए नहीं आए कि बैठ के रट्टाफिकेशन कर रहे हैं और रोबोट बन के चले, हमें इंसान बन के जाना है, वो भी नॉलेजेबल, ठीक है ना, जिसका दिमाग चलना चाहिए। जैसे कि बोलते ना हमारा दिमाग नहीं चलता सर, क्लिक नहीं करता, चलेगा। अभी तुम देखो, अभी साल भर में कैसे ट्रेंड हो जाओगे तुम लोग। अभी डोंकी हो
हॉर्स बन जाओगे, है ना। तो गधे से घोड़े कैसे बनते हैं अभी सब यहां पर सीख जाएंगे, है ना। अभी हो कई ऐसा नहीं है कि तुम लोग गधे हो, तुम लोग यहां पर आ चुके हो तो पहले ही अभी घोड़े की कगार पे आ चुके हो, लेकिन अब तुम्हें चीता बनना है, ठीक है ना। तो अब हमें और तेजी से दौड़ना सीखना है, तो वो धीरे धीरे अब हम स्पीड पकड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करो ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा चले, लॉजिकल अप्रोच डेवलप हो, और खुद से ट्राई करो। भले ही नहीं बने उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, अगर ये नहीं बना तो इसमें थोड़ा ना कोई बुरी बात है, लेकिन उसके लिए जो हमने एफर्ट डाला वो मेन है ना। एफर्ट डालना जरूरी है, बने या नहीं बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने एंड पे 100% और ट्रू एफर्ट डालना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो।